रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन दौरे पे हैं। अब से थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह सियाचिन पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया के इस सबसे ऊंचे और मुश्किल रण क्षेत्र पे तैनात जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। राजनाथ सिंह ने सियाचिन बेस कैंप में युद्ध स्मारक में बहादुर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। काराकोरम रेंज में करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र माना जाता है, जहां सैनिकों को शीतदंश और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी मौजूदगी के 40 साल पूरे किए थे। अपने ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने अप्रैल 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पे अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने सियाचिन में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। मेरी आवाज आ रही है? आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे, जीओसी नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंदर कुमार जी, जीओसी 14 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम वाली और 102 ब्रिगेड के बहादुर अफसर्स, जेशियो एंड मेरे बहादुर जवानों, सबसे पहले मैं भारत माता के आप सभी जांबाज सपूतों को तथा आपके परिवार को, चूंकि होली के अवसर पर मैं नहीं आ पाया था, बिलेटेड मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर हिमालय जैसे ही अडिग होकर आप जिस तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं भारत का रक्षा मंत्री होते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, सियाचिन की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। यह भारत के पराक्रम का मैं मानता हूं पवित्र मंदिर है। इसलिए आज ही नहीं, 5 साल पहले जब रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला था, उसी दिन ही मैंने प्लान किया और उस समय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी हुआ करते थे, उनसे मैंने कहा और उसके एक दिन के बाद ही हम लोग यहां पर सियाचिन आए थे। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि अभी पिछली 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हुए हैं और 13 अप्रैल 1984 के दिन भारतीय सेना ने एक ऐसा सैन्य अभियान चलाया जिसकी मिसाल आज दुनिया में दी जाती है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो बीते 4 दशक से एक एक भारतीय को रोमांचित कर रहा है। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए मैं मानता हूं कि गौरव का यह विषय है। दुनिया के सबसे ऊंचे इस युद्ध क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है, उस पर समस्त भारतवासियों को नाज है। साथियों, वैसे तो मैं अनेक अवसरों पर हमारी सेना के जवानों से मिलता रहता हूं, लेकिन होली के अवसर पर आप लोगों से मिलना और आपके साथ होली खेलना मेरे लिए सबसे सुखद क्षणों में से एक होता है। साथियों, उत्सव और त्योहार मनाने का आनंद अपनों के ही बीच आता है। यह आप लोगों का भी अनुभव होगा। भारत तो पर्व और यह त्योहारों का देश है। होली के पर्व पर मौसम खराब होने के कारण
मैं चाहते हुए भी आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया था। इसलिए लेह में ही वहां जो भी जवान मौजूद थे उनके साथ मैंने होली मनाई थी। लेकिन तय किया था कि मौसम क्लियर होने के कुछ ही दिनों के अंदर मैं निश्चित रूप से सियाचिन जरूर जाऊंगा, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। देर से ही सही आपको और आपके सारे परिवारजनों को भी मैं बिलेटेड हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी सैनिक होने के नाते भारत के प्रत्येक परिवार के सदस्य हैं। मैं भारत के सभी परिवारों के प्रेम का रंग लिए आपके बीच आया हूं। आप भले ही मुझे एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां देख रहे होंगे, लेकिन मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आपके स्वजन के रूप में अपने परिवार वालों से यहां मिलने आया हूं। साथियों, आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है और इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती रहती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्कूल हो या अस्पताल, मंदिर मस्जिद हो या कारखाने, ऑफिस दफ्तर हो या दुकान, सब अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि सीमा पर आप जैसे बहादुर जवान मुस्तैद हैं। साथियों, आज आपके बीच आकर मैं जो महसूस कर रहा हूं वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। भारतीय सेना इच्छा शक्ति और साहस का मैं मानता हूं कि यह दूसरा नाम है। आपके बीच आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रगों में रक्त की नई धारा का संचार होने लगा है। साथियों, आप जिस ऊंचाई पर खड़े होकर इतनी विषम परिस्थिति में देश की सेवा करते हैं वह अनपैरेलल है, वह अतुलनीय है। हड्डियों को कपा देने वाली सर्द हवाएं जब इन वादियों में बहती हैं, जब हर कोई अपने घरों में दुबक जाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में भी आप मौसम से लोहा लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी मजबूती से खड़े होते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात सैनिक बेहद मुश्किल मोर्चे पर जोश जुनून और जज्बे के साथ तैनात रहते हैं। सियाचिन का ये इलाका काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। भारत की सबसे ठंडी जगहों में पहले नंबर पर सियाचिन का नाम ही आता है। सियाचिन साल भर बर्फ से ढका रहने वाला बेहद मुश्किल मोर्चा है। और इसकी वजह यह है कि यहाँ सर्दियों में तापमान -50 डिग्री से -70 डिग्री तक रहता है। कभी कभी तो यहाँ पूरे इलाके में जीरो विजिबिलिटी होती है और करीब 20,000 फीट वाली ऊंचाई वाला ये युद्ध क्षेत्र माना जाता है। पिछले 38 साल से भारत पाकिस्तान के सैनिक यहाँ आमने सामने हैं। सियाचिन से जवान चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को मिलिट्री बेस बनाया गया था। इस बेस पे करीब 3,000 सैनिकों की तैनाती रहती है। इन सैनिकों के लिए सियाचिन में खास व्यवस्था की गई है। सियाचिन में सैनिकों को स्पेशल कपड़े, सेफ्टी इक्विपमेंट्स और स्पेशल व्हीकल का इंतजाम भी किया जाता है, जो कड़ाके की इस ठंड में सैनिकों को मजबूत बनाता है। वहीं इस इलाके में ज्यादा कड़ाके की ठंड से सुनने और देखने में भी दिक्कत आती है। यहाँ ज्यादा रहने से याददाश्त जाने और उंगलियां गलने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए समय समय पे सैनिकों की तैनाती यहाँ बदलती रहती है। इसकी एक वजह इस इलाके में ऑक्सीजन की बेहद कमी होना भी है, जो यहाँ रहने के लिए मुश्किल पैदा करती है। फिर भी सैनिकों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आती है। और अब पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं आपको, जहां रैली के दौरान रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने एक बार फिर पीओके पे बड़ा बयान दिया। उन्होंने फिर दोहराया कि पीओके भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की दो टूक। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल की धरती से पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश।
अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। एक बार फिर राजनाथ सिंह ने किया पीओके हमारा है का नारा बुलंद। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। मौका दार्जिलिंग में चुनावी रैली का था, जहां राजनाथ सिंह पहुंचे तो उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे भारत का जिक्र किया और लोगों को संबोधित करते हुए साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान को जवाब दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार रैलियां हो रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। इसकी वजह पीओके में बेकाबू होते हालात हैं। पीओके में शिया समुदाय भारत के साथ मिलने की मांग कर रहा है, तो वहीं पिछले साल पीओके के मुजफ्फराबाद में रहने वाले मलिक वसीम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई थी। और अब राजनाथ सिंह खुद मंच से ये कह रहे हैं कि भारत की बढ़ती ताकत को देख पीओके के लोग जल्द ही भारत में शामिल होंगे। अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। पीओके को लेकर भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है, लेकिन रक्षा मंत्री की इस हुंकार के बाद पाकिस्तान तक खलबली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल के सालों में जिस तरह से पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन तेज हुए हैं और भारत को लेकर लोगों का रवैया सकारात्मक हुआ है, उससे यही लगता है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान के कब्जे वाले इस भूमि पर भी तिरंगा शान से लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत के हवाई सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए सेना ने नई मिसाइल तैयार करने की योजना बनाई है। कम दूरी वाली इन मिसाइलों को सेना के जवान कंधे पर रखकर फायर कर सकेंगे। इन मिसाइलों को विकसित करने में 6,800 करोड़ की लागत आएगी। हिंदुस्तान के आसमान में अभेद सुरक्षा कवच, दुश्मनों की हवाई साजिशों से देश की हिफाजत, हवाई सुरक्षा में आत्मनिर्भर बना भारत। देश की हवाई सरहदों को दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए हिंदुस्तान ने ऐसा कदम उठाया है जो कई पड़ोसी मुल्कों को परेशान कर रहा है। भारतीय सेना अब कंधे पर रखकर दागी जाने वाली कम दूरी की मिसाइलों को देश में ही बनाने की योजना पर काम कर रही है। ये मिसाइलें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने में बेहद कारगर साबित होंगी। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी वी-शोराड हवाई सुरक्षा की बेहद अहम कड़ी है। अगर दुश्मन की कोई मिसाइल सरहदों के बेहद करीब पहुंच जाए तो वी-शोराड की मदद से उस मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। भारतीय सेना वी-शोराड को देश में ही विकसित करके चीन और पाकिस्तान सीमा पर चौकसी और बढ़ाने की तैयारी में है। सेना स्वदेशी एयर डिफेंस की 2 योजनाओं पर काम कर रही है। एयर डिफेंस सिस्टम की लागत 6800 करोड़ रुपए होगी। इसके तहत 3000 मिसाइलें विकसित करने की योजना है। साथ ही सेना 500 से अधिक लॉन्चर भी तैयार करेगी। फिलहाल भारतीय सेना कम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से इग्ला 1M मिसाइलें खरीदता है, लेकिन अब नई योजना से वी-शोराड मिसाइलों को देश में ही विकसित किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रूप से ही इन्हें सेना के लिए खरीदा भी जाएगा।
सेना ने हैदराबाद की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी और पुणे की एक प्राइवेट कंपनी को लेजर बीम आधारित मिसाइलें विकसित करने का काम सौंपा है। इस परियोजना पर 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल सीमा पर दुश्मनों के ड्रोन, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत सेना के लिए 200 लॉन्चर और 1200 मिसाइलें विकसित की जाएंगी। वहीं दूसरी योजना के तहत सेना इंफ्रारेड आधारित मिसाइलें तैयार करने पर जोर दे रही है। इसे विकसित करने की जिम्मेदारी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को सौंपी गई है। V-SHORAD किसी भी देश की हवाई सुरक्षा की आखिरी पंक्ति में इस्तेमाल होने वाला हथियार है। ये मिसाइलें यूक्रेन और रूस के युद्ध में अपनी काबिलियत साबित कर चुकी हैं। हिंदुस्तान रूसी V-SHORAD मिसाइलों की बजाय अपने देश में ही ये मिसाइलें डेवलप करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। कोशिश यही है कि आने वाले वक्त में हवाई सुरक्षा के हर पहलू में भारत आत्मनिर्भर बन जाए। स्वदेशी मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम से देश की सरहदों पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बन जाए जिसे तोड़ने की कोई दुश्मन सोच भी न सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रण क्षेत्र के बाद अब बात अध्यात्म की नगरी अयोध्या की करते हैं। यहाँ दिनों दिन रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। देश से ही नहीं विदेश में रहने वाले राम भक्त भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। इनमें विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। रविवार को 400 विदेशी भक्त अयोध्या में हनुमानगढ़ी दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। इनमें 88 NRI भी शामिल रहे। सभी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और वीर बजरंगी का आशीर्वाद लिया। भगवान शंकर के एक अंश से और वायु के माध्यम से हनुमान जी का जन्म हुआ। भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए भगवान शंकर खुद वानर अवतार में आए, क्योंकि भोलेनाथ अपने रूप में इस सेवा का आनंद नहीं ले सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने 11वें रुद्र रूप को वानर के रूप में अवतरित किया। हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार हनुमान जयंती का ये पर्व 23 अप्रैल यानी कि कल मंगलवार को मनाया जाएगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। मतलब हनुमान जी में हर तरह के कष्ट ताप को दूर करने की क्षमता है। तुलसीदास की लिखी ये पंक्तियां बजरंग बली की महिमा दर्शाने के लिए काफी हैं। कहते हैं कि बजरंग बली का नाम लेने से ही दुख, संकट, भूत पिशाच कोसों दूर भाग जाते हैं। इसीलिए राम भक्त हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं। इस साल चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। रामनवमी से ठीक 6 दिन बाद हनुमान जयंती मनाने की परंपरा है, लेकिन इस बार हनुमान जयंती अत्यंत शुभ है। दरअसल इस बार हनुमान जयंती मंगलवार 23 अप्रैल 2024 को पड़ रही है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में इसी दिन हनुमान जयंती का होना बेहद शुभ माना जा रहा है। हनुमान जी को प्रसन्न कर आप धन, संपत्ति, विद्या, सेहत, वैभव, संतान सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उनसे शीघ्र कृपा पाने के लिए उनकी विधिवत पूजा उपासना फलदायी है। साथ ही हनुमान जी के 12 नामों के जप से हर विपदा टाली जा सकती है। कलयुग में राम भक्त हनुमान ही सबसे सिद्ध देव हैं। हनुमान जी की उपासना तुरंत फलदायी होती है। अपनी अद्भुत और कठोर भक्ति के कारण इनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान मिला। हनुमान जी की उपासना में एक तरीका इनके 12 नाम के पाठ का भी है। हनुमान जी के द्वादश यानी कि 12 नामों का स्मरण परम कल्याणकारी है। श्री हनुमान के नामों का जाप करने से सारी तकलीफें, समस्याएं दूर होती हैं। भक्तों की हर बाधा दूर हो जाती है। कर्ज और मर्ज से छुटकारा मिलता है। हनुमान जी की आराधना करने से हर पाप और हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। जिस घर में हनुमान जी की कृपा बरसती है, वहाँ कोई भी दुख, क्लेश और रोग दोष नहीं आता। हनुमान जी को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। वे सभी कलाओं में सिद्धहस्त और माहिर हैं। प्रभु हनुमान के भक्त उन्हें अलग अलग नामों से याद करते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना है।
हनुमान जी के 12 नामों के प्रयोग। प्रातः काल, रात में सोने से पहले, नए कार्य के आरंभ से पहले या यात्रा की शुरुआत करने से पहले हनुमान जी के 12 नामों का प्रयोग करें। पीले कागज पर लाल रंग से हनुमान जी के 12 नाम लिखें। इन नामों को घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर लगा दें। भोज पात्र पर अष्टगंध से लिखकर इसे लॉकेट की तरह गले में धारण कर सकते हैं। इन नामों का प्रयोग करने से व्यक्ति की 10 दिशाओं से रक्षा होती है। प्रातः काल ये नाम लेने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। दोपहर को ये नाम लेने से धनवान होता है। रात को ये नाम लेने से विरोधी परास्त होते हैं, शत्रु शांत होते हैं। हनुमान जी के 12 नाम मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। इन 12 नामों का रोज प्रातः 9 बार जाप करना चाहिए। अजर अमर हैं हनुमान, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं हनुमान। वो संकट मोचन हैं, वो महावीर भी हैं। हनुमान जयंती का दिन हनुमान भक्तों के साथ ही राम भक्तों के लिए भी खास दिन होता है, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं राम जी के परम और प्रिय भक्त थे। इस शुभ दिन पर भक्तगण पूजा पाठ करते हैं और धूमधाम से बजरंग बली का जन्मोत्सव मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए 29 जून से इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अमरनाथ यात्रा की ओर जाने वाले रास्तों से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। जगह जगह जेसीबी मशीनों की मदद से बर्फ हटाई जा रही है। इस बार पहली बार होगा जब अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट्स पूरी तरह 5G फाइबर नेटवर्क से लैस होंगे। बर्फ पिघलते ही 10 मोबाइल टावर लगेंगे। 24 घंटे बिजली के लिए ज्यादातर खंभे लग चुके हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा कम दिनों की है। 29 जून से शुरू हो रही यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। पिछली बार गर्मी के चलते यात्रा के आखिरी हफ्ते में बाबा बर्फानी पूरी तरह पिघल चुके थे। हजारों श्रद्धालु मायूस लौटे, इसलिए इस बार यात्रा के दिन कम किए गए ताकि सभी को दर्शन मिल सके। माना जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा माफ कीजिए 6 लाख तक जा सकेगा। पिछली बार 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। और ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी हमारे संवाददाता अशरफ वानी से। सुनिए इस रिपोर्ट में। इस साल की अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और 19 अगस्त तक ये यात्रा जारी रहेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। इन तैयारियों में जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड भी इस यात्रा को आम लोगों के लिए सरल बनाने के लिए हर साल प्रयास करता है। अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले दोनों रास्ते, पहलगाम से अमरनाथ गुफा और बालतल से अमरनाथ गुफा तक जाने वाले रास्तों पर जबरदस्त बर्फ मौजूद है। फिलहाल अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले रास्तों से बर्फ हटाया जा रहा है, जिसमें करीब 15 दिन लगेंगे। इस साल जहां देश में आम चुनाव हो रहे हैं और वहीं पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी जारी हैं, उस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए भी पूरी तरह से सरकार और प्रशासन जुटा हुआ है। अशरफ वानी, श्रीनगर। देश भर में गर्मी परवान चढ़ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के फेमस हिल स्टेशन दार्जिलिंग में मौसम कूल बना हुआ है। मैदानी इलाकों में तपिश बढ़ने के साथ दार्जिलिंग में पर्यटकों की भारी भीड़ बढ़ गई है। दार्जिलिंग का आलम यह है कि वहां अभी भी स्वेटर और शॉल पहने लोग आपको नजर आएंगे। ठंड के बावजूद वहां रात को बाजार गुलजार हैं। इन गुलजार बाजारों में बड़ी संख्या सैलानी सैर सपाटा करते हुए दिख जाएंगे। कुछ लोग ठंड में कॉफी का भी मजा ले रहे हैं, तो कुछ ठंड में रात को आइसक्रीम खा रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे तापमान और बढ़ेगा, वैसे वैसे सैलानियों की संख्या में भी इजाफा होगा। टेम्परेचर तो अभी 40 डिग्री के आसपास और यहाँ तो हम ऐसे एकदम 14 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर में है और इतना डिसेंट क्लाइमेट है यहाँ का। यहाँ रह के हमको 2 दिन हो गया, अभी इतना मतलब अच्छा लग रहा है। द दार्जिलिंग इज ग्रेट, आई लाइक इट। समटाइम्स दार्जिलिंग में वेदर ऐसा है, अभी धूप हो गया एंड अभी रेनी सीजन हो जाएगा, सो इसलिए आज का वेदर काफी ज्यादा अच्छा था। और चलिए बुलेटिन में अब बात कुछ और खबरों की भी कर लेते हैं। यादों के झरोखों से निकलकर नए अंदाज में लूना ने वर्तमान का सफर तय कर लिया है। 90 के दशक की लोकप्रिय 2 व्हीलर में शुमार लूना की वापसी हो गई। फर्क बस इतना है कि अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे दिखने लगी है, जो बैटरी से चार्ज होकर चलेगी। तो आइए जानते हैं आज की लूना की खासियतें।
नब्बे के दशक का भरोसेमंद साथी लूना, उसी पुरानी लूना ने वापसी की है नए अंदाज। बस फर्क इतना है कि अब ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी बैटरी से चलने वाला स्कूटर। दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिनों तक ई व्हीकल का मेला लगा, जिसमें एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को शोकेस किया गया। लेकिन जिस व्हीकल ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वो थी पुराने जमाने की लूना जैसी दिखने वाली ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये गाड़ी 4 घंटे की बैटरी चार्जिंग में 65 किलोमीटर चल सकती है और इसमें पैडल भी लगे हुए हैं ताकि कहीं बीच में बैटरी खत्म हो जाए तो आपको गाड़ी खींचनी न पड़े। पहली बात यह है कि पेडलिंग से थोड़ा इसका रेंज बढ़ जाता है, और दूसरा अमूमन देखने में आता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ हो जाए, जैसे बैटरी ऑफ हो जाए, तो आप क्या करेंगे फिर? तो आप फिर उसको धक्का मारने लगेंगे। तो उससे अच्छा है कम से कम आप थोड़ा पेडल करेंगे तो आराम से कहीं ना कहीं अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं किसी ऐसी सिचुएशन से। वो पर्पस है। वैसे इसमें पेडल असिस्ट सेंसर है, तो जहाँ 65 किलोमीटर ये चार्ज पर देती है, अगर आप थोड़ा पेडल मारें तो ये 65 से 80 किलोमीटर तक भी चल सकते हैं। कंपनी ने इसकी कीमत 45,000 रुपए रखी है। हालांकि मेकर्स का मानना है कि जब वो इस स्कूटर को डिजाइन कर रहे थे तो उनके जहन में कहीं न कहीं था कि ये पुराने जमाने की लूना के अवतार में आएगी। हम लोग एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिजाइन बनाना चाह रहे थे, और डिजाइन जब बनके तैयार हुआ तो तब से जिसने देखा और शायद हमें भी लगा कि थोड़ी ये लूना जैसी ही है, लेकिन बनाते वक्त हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लूना को मतलब फिर संजीदा करने निकले हैं। ऐसा तो नहीं था, पर एक प्रैक्टिकल डिजाइन आई थिंक कहीं ना कहीं आपको उस तरफ ले ही जाता है। लूना के अलावा जिस इलेक्ट्रिक बाइक के सबसे ज्यादा चर्चे रहे वो ये सुपर बाइक है। बेहद शानदार दिखने वाली इस सुपर बाइक को बाइक के शौकीनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। बैटमैन की फिल्मों में ऐसी बाइक को देखा गया है, तो बॉलीवुड फिल्म गोलमाल में भी अजय देवगन ने ऐसी ही बाइक को चलाया है। अब ये बाइक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गई है, तो जाहिर है सबसे पहले आपके जहन में यही आएगा कि इसकी कीमत क्या है। तो इस शानदार बाइक के मालिक बनने के लिए आपको खर्च करने होंगे 1 लाख रुपए। भारत में ईवी स्कूटरों और बाइकों की मार्केट तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कंपनियां ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, जो बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी बिल्कुल मुफीद है। ₹45,000 इसकी कीमत है। प्राइस भी बहुत चौंकाने वाली है, पुराना फील भी आपको देगी, आपके दादाजी की शायद यादों में भी लेकर चली जाए, और सबसे बड़ी बात कि फिटनेस में भी आपको ये हेल्प करेगी। आप जब तक चाहे इसमें पेडल मारिए, उसके बाद आप चाहे तो इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। एक ये बिल्कुल अनोखी नई चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि जनता यहाँ आकर इसे खरीद भी सकती है। कैमरामैन कृपाल के साथ मनीष अरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।